बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कल जो चारसद्दा में जलसा किया सुहेल अफरीदी ने, और उसकी वजह से ज़रूर एक प्रेशर आया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे। तो बड़े लंबे अरसे से ये कोशिश की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में वाहिद हुकूमत है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर कोई दबाव आएगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा से आएगा। फिर पंजाब में जिस किस्म की हुकूमत बनाई गई, एक तो वो जाली फार्म 47 के ऊपर है, दूसरा पंजाब के अंदर जिस किस्म की फस्तायत है जो अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा मुरीद के में हुआ, इससे पहले जो कुछ पाकिस्तान में पंजाब में ख़ास तौर पे लगातार होता रहा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हज़ारों गिरफ्तारियां होती रहती हैं, हर एहतजाज के इवेंट के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होते हैं। ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, मिडिल क्लास के, उनके घरों का सामान तोड़ा जाता है ताकि वो सियासत से बाज रहें। जब भी रेड करते हैं तो बंदा पकड़ने से ज़्यादा तवज्जो इस बात पे होती है कि उनके घर को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए ताकि ये लोग सियासत से बाज आ जाएं। और लोगों का जब माली नुकसान होता है वो बेचारे कई महीने पीछे चले जाते हैं, बाद औक़ात कई साल पीछे चले जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने वो सामान बनाया हुआ होता है, और ये तोड़ने वाले भी बेचारे मिडिल क्लास के मुलाजमीन होते हैं। इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है गरीबों को गरीबों से लड़ा के। जो ताकतवर लोग हैं वो अपना इक़्तिदार बरकरार रखते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से एक उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को है कि वहां से एक जोरदार तरीके का ऐसा एहतजाज होगा या इस किस्म की सिचुएशन बनेगी कि फिर उसके बाद इंसाफ के रास्ते खुलेंगे। अब चारसद्दा में सुहेल अफरीदी साहब ने जो पहली एंट्री दी है, ये जलसे के मैंने तमाम मनाजर निकाल कर देखे तो मुझे आइडिया हुआ कि ये वाकई एक बहुत बड़ा जलसा था। इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि लोग इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं ये सोच रहा था, जब इनिशियली मैंने इसके विजुअल देखे, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया कि जनाब कुछ भी नहीं है, वहाँ पे अवाम नहीं आई। और शुरू में ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जब लोग निकले और लोग वहाँ पहुँचे तो इसका मतलब यह है कि लोगों की उम्मीद टूटी नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद लगी है। और अब एक नया एहतजाजी रद्द-ए-अमल शुरू होगा, एक नई मनसूबाबंदी शुरू होगी जो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में। तहरीक इंसाफ का इस मरतबा जो एक हिकमत अमली होगी एहतजाज करने के लिए, या अगर इस्लामाबाद उनको जाना भी है तो वो डिफरेंट होगी, और वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगी। वो उसके ऊपर लगातार बातचीत कर रहे हैं, तमाम ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक से एक गलती हुई, और यही गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ हद तक हुई थी 26 नवंबर को। हालांकि तहरीक इंसाफ के लोगों पे गोलियां चल रही थी, इसके बावजूद उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने स्नाइपर्स दिखाए, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से लोगों को गोलियां लग रही हैं। उन्होंने जख्मियों की और जो शहीद होने वाले लोग हैं उनकी भी वीडियोस बनाई। लेकिन जब रात को लाइट चली गई तो उसके बाद फिर वो कुछ बना नहीं पाए, कुछ दिखा नहीं पाए। और तहरीक लब्बैक का कत्लेआम जो है वो क्योंकि दिन की रोशनी में हो रहा था, फजर की नमाज के बाद लोगों ने अजानें दी, उसके बाद ये कत्लेआम शुरू हुआ था। अब उसमें कितने लोग मारे गए, इसमें अलग अलग किस्म की सबकी अपनी राय है। कुछ लोग तो तादाद बहुत ज्यादा बताते हैं, जो कम बताते हैं न्यूट्रल सोर्सेज वो भी इतनी कम नहीं बताते, वो भी दर्जनों की बात करते हैं। जबकि जो हुकूमत है वो चंद लाशों से ज्यादा कोई मानती नहीं है। हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ होता है, वो हमेशा चीजों को डाउन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। लेकिन एक मुरीद के में कुछ तो ऐसा हुआ जिसको छुपाने की लगातार कई दिनों से कोशिश की जा रही है, और उनकी क़यादत भी दिखाई नहीं दे रही। अब ये एक खतरे की घंटी है जो खैबर पख्तूनख्वा में बज गई है। देखिए, एक चीज मैं पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल वर्कर को बताना चाहता हूं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। आज का जो सबसे बड़ा हथियार है वो कैमरा है। अगर आपने कैमरे में किसी फुटेज को महफूज कर लिया है तो वो इतना बड़ा हथियार है कि वो बड़े से बड़े को काबू कर लेता है, और आज नहीं तो कल वो हथियार काम आता है। अब पीटीआई के जख्मी कारकुनान ने भी वीडियोस बना ली थी रात के उस पहर में, दिन के वक्त भी जब गोली चल रही थी तो उन्होंने वीडियोस बनाई थी। ये बात जिसे समझ आ गई वो आधी लड़ाई जीत जाता है। जिसे ये बात समझ आ गई कि कैमरा कितना बड़ा हथियार है, वो आधी लड़ाई जीत जाता है। टीएलपी के वहां से बहुत सारी वीडियोस आई, लेकिन बहुत सारी वीडियोस वो नहीं बना पाए, और अगर बनाई हैं तो वो अभी तक सामने नहीं आ रही। हो सकता है फ्यूचर में हम कुछ और चीजें देखें। अब सुहेल अफरीदी ने जो किया वहां पे चारसद्दा में, उससे खतरे की घंटी तो बजी, और सुहेल अफरीदी को चलने नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आई हेट टू से दिस, यानी मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन नेक्स्ट 2 महीनों में सुहेल अफरीदी साहब को अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए।
और रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो टॉप 5 लोग खतरे में हैं, जिनकी जान खतरे में है, उनमें एक सुहेल अफरीदी भी है। और मैं अगले 2 महीनों की अगर बात कर रहा हूं तो आप सब समझदार हैं, आप सबको आइडिया है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना पाकिस्तान में बहुत डेडली होता है। अरशद शरीफ की शहादत अक्टूबर के महीने में हुई, इमरान खान साहब पे गोलियां नवंबर के बिल्कुल शुरू में चली, और ये वो वक्त होता है जब एक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आ रही होती है और नया आर्मी चीफ आने की कोशिश कर रहा होता है और पुराना आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। इससे ज्यादा मैं कहना कुछ नहीं चाहता क्योंकि वो इल्जाम हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब की सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त आईजी खैबर पख्तूनख्वा को और उनके साथियों को करना चाहिए। आज एक कबायली जरगा भी होने जा रहा है और ये जिला खैबर बाड़ा में होने जा रहा है, और ये तारीखी अमन जरगा है। इसके अंदर कौमी मशरान, सियासी मशरान, उलमा इकराम, तलबा तंजीमें, सिविल सोसाइटी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सिविलियंस इस जरगे में शिरकत करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब आज इस जरगे को लीड कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं इस जरगे के अंदर, और ये जरगे ही अमन के रास्ते को खोलेंगे। यहीं पे जो फैसले होंगे, देखिए इन जरगों में मेरे ख्याल में नफरत वाला सिलसिला खत्म होना चाहिए रियासत की जानिब से पहले, और फिर जो जरगे के अंदर कबायली लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बाद में। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रियासत की होती है, वो भी अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, अपने इक़दामात में सबको एतमाद में लें। और दूसरी जानिब फिर जो अवाम है वो तो हमेशा से चलना चाहती है, हमेशा से पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहती है, तो रास्ता निकल आएगा। लेकिन 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए। आज मैं आपके सामने अपना एनालिसिस रख लेता हूं, और इन 3 चीज़ों से बाहर अमन नहीं आएगा। आपको अगर बलूचिस्तान में अमन लेकर आना है तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, सियासी हल इसका निकालना पड़ेगा। सियासी हल क्या होता है? मुलाकातें करें पॉलिटिकल लोगों से, आप ओनरशिप लें, सियासी लोग इसकी ओनरशिप आगे बढ़ के लें, और हौसला अफजाई करें उन सियासी लोगों की जो सियासत पे आगे बैठ के बात करना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान है चाहे वो खवातीन है, उनका डायलॉग में शामिल करें। और साथ ही इसके जो है महरूमियों का खात्मा किया जाए, ये भी सियासी हल का हिस्सा है कि लोगों के हकूक उनको दिए जाएं, सेहत, तालीम, रोजगार, मेयार जिंदगी, ये सियासतदानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सियासी हल का हिस्सा है, जो पहला हल है सियासी हल। और इसी हल के अंदर बयानिए का तोड़ है ताकत के इस्तेमाल से नहीं, दलील के इस्तेमाल से। ताकत के इस्तेमाल से आप बयानिए का मुकाबला नहीं कर सकते, आपको दलील की बुनियाद पे बयानिए का मुकाबला करना है, और वो तभी होगा जब सियासी हल निकाला जाएगा, लोगों को उनके हुकूक दिए जाएंगे, तो फिर बयानिया जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। वो बयानिया आएगा जो रियासत का बयानिया होगा, लेकिन दलील के साथ, ताकत के साथ नहीं। तो पहला हल इसका जो है वो सियासी हल है, सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। दूसरा मरहला है अमन का मौका दिया जाए, यानी आप डायलॉग का रास्ता खोलें, हथियार फेंकवाएं, जो लोग हथियार फेंकना चाहते हैं उनको हथियार फेंकने का मौका दिया। ये मिशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं आपको लिख के देता हूं। आप उल्टे लड़क जाए, सीधे लड़क जाए, छलांगे मारें, तख्ते तवे पे बैठ जाए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, ये मिशन मुकम्मल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान वो आखिरी मौका है जिसके जरिए से आप पाकिस्तानियों को राजी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ डील करने जाके, मैं ये कह रहा हूं कि इमरान खान आपके पास आखिरी मौका है जो आपको इज्जत के साथ आपकी बैरकों में वापस भेज सकता है, क्योंकि इसके बाद लोग किसी और की ये वाली बात नहीं सुनेंगे कि मुल्क भी मेरा और फौज भी मेरी। ये इमरान खान की हद तक लोग सुन रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं देखता हूं ना, लोगों से मिलता हूं, लोगों का रिएक्शन देखता हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो नगमे गाया करते थे हर वक्त, जो बड़े जज्बाती होते थे, वो अपने मुंह से कहते हैं जनाब हमको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे, और आज वो लोग खुद चढ़ चढ़ के बोलते हैं। उन्हें समझाना पड़ता है कि यार इजी हो जाओ, क्या हो गया? वो कहते हैं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो इमरान खान वो आखिरी उम्मीद है एस्टेब्लिशमेंट के पास, जो एस्टेब्लिशमेंट को इज्जत के साथ बैरकों में वापस भेज सकती है। अदरवाइज फिर उसके बाद ये नहीं होना। और आपने जो जो हरबे आज तक इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुए ना, इतने ही और कर लें। 27 तरमीमें आ गई है ना, 27 और ले आए अगले 2 साल के अंदर। आप 54 तरमीमें भी कर लेंगे ना, मसला आपका हल नहीं होना। मसला आपका तभी हल होगा जब पाकिस्तान की अवाम मुतमईन हो जाएगी, और वो अब मुतमईन नहीं होने वाली जब तक कि वो आपको एक मरतबा पूरी शिकस्त नहीं देती। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की आवाम से हारना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जितनी मर्जी लंबा आप इसको घसीट लें, अल्टीमेटली एक दिन लोग आपको हरा देंगे। फिर इमरान खान की बहनों ने कहा कि माफी वो मांगे जिसने 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करो और अदालत को फैसला करने दो, ये अलीमा खान साहिबा का बयान है।
उन्होंने कहा जी बहुत सारे लोग पैगाम लेकर आते रहते हैं, अमेरिका वाले तनवीर भी 2-3 दफा आए, फिर इमरान खान ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया और हमें भी मना कर दिया कि इस बंदे से दूर रहना, इसको नहीं मिलना। माफी क्यों मंगवा रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज लेके आओ, अदालत में पेश करो, अदालत से फैसला करवाओ, लेकिन अगर सारे फैसले बादशाह सलामत ने करने हैं तो फिर अदालत को ताला लगा दो। अच्छा जी, माफी वाले बयान पे ये इमरान खान साहब की बहनों का रद्द-ए-अमल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे, यानी सच्चे दिल से माफी मांगने का मुतालबा किया गया था। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भाग रही है अपनी बात से, और क्योंकि पाकिस्तान पूरे में दुर्गत बन रही है, पाकिस्तान के बाहर भी बन रही है, लोग कह रहे हैं कि अदालती फैसले फिर कहां गए, अदालतें कहां गई, जाली मुकदमात हैं। और जाली मुकदमात भी इतने कि वो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया इमरान खान साहब का। इमरान खान ने, कैदी नंबर 804 ने जेल में बैठ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है कि 500 से जायद इमरान खान साहब ने एफिडेविट साइन करके दिए हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी, वकालतनामे साइन करवाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लग चुका है। 500 पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाए हैं बैरिस्टर सफदर ने, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब से। अब बताएं, जेल में बैठा हुआ एक आदमी इतने ज्यादा जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना। तो इमरान खान साहब ने बीमार ना होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया, एफिडेविट साइन करने के हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया। इमरान खान का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि तारीख में सबसे ज्यादा मुकदमात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए। इतने मुकदमात आज तक पाकिस्तान में किसी पे दर्ज नहीं हुए जितने इमरान खान साहब को जेल में बंद करके दर्ज किए गए उनके खिलाफ। अब आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश कि इमरान खान साहब माफी मांगे, लेकिन ये ख्वाहिश नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मैं अभी आपको एक और जगह से साबित करके देता हूं। मैंने एक वीडियो निकाल के रखी हुई है। 7 मई 2024 को डीजी ISPR साहब ने, एक अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक सवाल किया गया डीजी ISPR साहब से कि जनाब इमरान खान साहब PTI कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा और कैसे निकलना है, ये वो पहले उन्होंने बहुत बुराइयां की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डीजी ISPR ने। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस वक्त क्या जवाब दिया था, वो जवाब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितना मर्जी भाग जाए, बातें इनके मुंह से निकल आई है। और डीजी ISPR ने अपने मुंह से माफी वाली बात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करार दिया था, किन अल्फाज में ये बात की थी। क्योंकि देखे ना, 2024 में इन्होंने जाली हुकूमत बनाई थी, नया नया कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि तुम देंगे, फड़ देंगे, नहीं चढ़ांगे। फिर इन्हें इस बात का भी आइडिया था, इन्हें पता था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीत रहा, तब जो बाइडेन बैठा हुआ था, तो इनका तो कॉन्फिडेंस ही कहीं से कहीं पहुंचा हुआ था। तो अब जरा आप ये देखें कि उस वक्त डीजी ISPR ने कहा था, और जो कहा था उसके ऊपर आज भाग रहे, कह रहे हैं जी हम माफी कैसे मंगवा सकते हैं, हमने माफी का कहा ही नहीं, ये तो कानूनी मामला है। फैसल वाडा के जरिए से लॉन्चिंग हो रही है ना। लेकिन आर्मी चीफ ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया उसकी एक गवाही आज से 1 साल पहले, बल्कि 1.25 साल पहले, 1.5 साल होने वाला है, डीजी ISPR ने खुद दी। तरह ये सुने आप क्या कहा था। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे। अब ये सियासत भी सिखाएंगे, ये बताएंगे नफरत की सियासत क्या होती है और तामीरी सियासत क्या होती है। सारी जिंदगी इन्होंने नफरत फैलाई है। और ये नवाज शरीफ भी चोर है, जरदारी भी चोर है, वो 10% है, वो 20% है, वो जो है कौमी सलामती के लिए खतरा है, फलां भी कौमी सलामती के लिए खतरा है। क्लाशनकोफ इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आई, खुद कुछ बम्बार इनकी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में आए, नफरत फैला फैला के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अगर कोई बंदा खुदा बनना चाहे कि जो मुझसे माफी मांग ले वो बरी, जो मुझसे माफी मांग ले वो फरिश्ता, जो मुझसे माफी मांग ले वो नेक, और जो मुझसे माफी ना मांगे वो शैतान, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। बाकी सारी चीजों की माफी हो जाती है, तकब्बुर की कोई माफी नहीं। जो जेलें काट रहे हैं उन्हें कौम हीरो समझ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वजीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए, अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिलके सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अच्छा, पहले ये बंदे जरा देख लें किस किस को लॉन्च किया गया। ताहिर अशरफी साहब, जो काबिल जिक्र थोड़े से लोग हैं, मौलवी, और एमल वली खान,
और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती हैं उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया जी आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया। सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीकाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे दो फायदे होते हैं, एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि अब तुमने पीछे हटना है। तो पहला कदम जिसने पीछे हटा लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तरीका है, वारदात है। अब इसमें सुहेल अफरीदी काफी अरसे दिन के काबू नहीं आ रहा, और यह शख्स जानता है कि दुखती रग कहां पे है, मुझे किस जगह पे हिट करना है, यह शख्स इतना जानता है। ये बंदा गया अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।